मंगलाचरण। तीन भुवन वे सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। तीनों लोकों में सारभूत तो अपना गायक भगवान आत्मा ही है, लेकिन उस तीन लोक में देखने लायक अपना जो आत्मा है उसे कहाँ देखें, वो कहाँ मिलेगा। ऊर्ध्व लोक में अपना आत्मा नहीं है, अभी अधोलोक में भी नहीं है। हम सीधे आ जाते हैं मध्य लोक में। मध्य लोक का एक चित्र, एक दृश्य आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। ये पूरा मध्य लोक है। मैंने चर्चा को पीछे से नहीं दिखाया, पीछे से शुरू नहीं किया, सीधे मध्य लोक पर हम लोग पहुंच गए हैं। यह उम्मीद करता हूं कि पिछली बातें आप लोगों के ज्ञान में होगी। समय भी सीमित है और थोड़ा फास्ट हमारे को चलना है। यह दृश्य मध्य लोक को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये दृश्य दिखाई देता है। मैं सोनू जी की भाषा में ये कह सकता हूँ, ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। क्या माने, ये सैटेलाइट से चित्र लिया किसने है ये बताओ। ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र, सैटेलाइट तो विज्ञान की भाषा है, लेकिन ये चित्र वास्तव में हमारे वीतरागी संतों ने अपने दिव्य ज्ञान रूपी सैटेलाइट से लिया है। माने ये सब ऐसे देखो तो गोल 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 दिखाई देते हैं। इन जब गोल गोल दृश्यों को देखते हैं तो कई लोग तो ये कहने लगते हैं तुम्हारी सारी बातें गोल गोल है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मध्य लोक का यह चित्र इस बात को स्पष्ट दिखा रहा है कि जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया गोल नहीं है, अपितु इस मध्य लोक की रचना भी स्क्वायर है। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है कि नहीं साहब, हमको तो गोल गोल ही दिखाई दे रहा है। अब जैसी जिसकी दृष्टि में क्या बताऊं, ये तो चौकोर चित्र दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ये। इसका मतलब जहाँ अंतिम समुद्र होगा है, जिस जगह पर मध्य लोक में, उसके चारों तरफ भी पृथ्वी है। कॉर्नर्स कट जाएंगे ना। त्रसनाड़ी तो चौकोर थी, स्क्वायर में थी त्रसनाड़ी तो पूरे मध्य लोक के बीच में। अब यदि त्रसनाड़ी स्क्वायर है और यदि गोल 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 करके यदि ये द्वीप और समुद्र हैं तो कॉर्नर तो निकलेंगे ही। कई लोगों को प्रश्न खड़ा होता है इन कॉर्नर्स में क्या है, तो इन कॉर्नर्स में भी पृथ्वी है और वहाँ भी कर्म भूमि चलती है। इन कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ। लवण समुद्र से जो कॉर्नर बच गए, लवण नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र से जो कॉर्नर बच गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमें ये लोकेशन सब ख्याल में होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद सुमेरु पर्वत वगैरह की चर्चा हुई थी और काफ़ी विस्तार से हम ये सब चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। सुमेरु पर्वत और पर्वत के शिखर पर पांडुक नाम का वन और वन की चारों शिलाएं और शिलाओं में मौजूद सिंहासन, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए। और वो शिलाएं किस प्रकार की है वो भी आपको दृश्य दिखाया गया था। इस तरह की शिलाएं हैं। 100 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है और चंद्राकार है नीचे से, माने ऊपर से तखत जैसी और नीचे से चंद्राकार। तखत जो होता है उसकी लंबाई ये 100 योजन है यहाँ हमारे, और 50 योजन की चौड़ाई है। और नीचे से जो राउंड शेप है उस राउंड शेप में सेंटर से हाइट 8 योजन की है। ये चंद्राकार शिलाएं भी वहाँ पांडुक वन में, पांडुक शिलाएं, पांडु कंबला, रक्त शिला, रक्त कंबला शिला के नाम से ऊपर है। इन्हीं शिलाओं के पास सेंटर में चूलिका थी, जिस चूलिका की हाइट 40 योजन बतलाई गई थी। ये सब दृश्य आप देख चुके हैं। पुनः आते हैं हम जम्बू द्वीप की तरफ। यह जम्बू द्वीप दिख रहा है आपको सेंटर में। सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए पानी ही पानी है, लवण समुद्र है। यह जम्बू द्वीप का दृश्य। और आगे बढ़ें, जम्बू द्वीप को कुछ और नज़दीक से देखा तो ऐसा दिखाई देता है, और नज़दीक से देखा
और हम इसमें चलते हुए ये ऊपर तक चले गए थे चैत्यालयों को देखने के लिए। सुमेरु पर्वत के ग्राउंड पे भद्रसाल वन में 4 चैत्यालय दिखे यहाँ, उसके बाद नंदन वन के 4 दिख रहे हैं, फिर सोमनस वन और पांडुक वन के 4 चैत्यालय, और ये सब दृश्य यहाँ संपन्न हुए। कल्पांत की हवाएं भी इनको हिलाने में समर्थ नहीं हैं। ये था मध्यलोक, सामान्य मध्यलोक की सामान्य चर्चा। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों में पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ये पहला द्वीप है। रोजाना जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, आए दिन हम जम्बूद्वीप शब्द को सुनते रहते हैं, लेकिन ये जम्बूद्वीप है कहाँ पर? तो ये जम्बूद्वीप मध्यलोक में है, और मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला द्वीप है जो सेंटर में है। 1 लाख योजन का यह द्वीप बतलाया गया। गोलाकार है, आकार इसका थाली के समान है। बाकी के द्वीप और समुद्र कौन से आकार के हैं? चूड़ी के आकार के हैं। थाली है, उसके बाद में राउंड है, राउंड शेप में है बाकी के द्वीप और समुद्र। इसकी परिधि, लंबाई चौड़ाई तो कह दी आपको, 1 लाख योजन लंबा है, चौड़ाई भी 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन का गोलाकार है ना। इसकी परिधि कितनी है? 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, इतनी इसकी परिधि है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े अपन। ये जो परिधि जो बतलाई है, ये परिधि किस प्रकार की है? इसे यहाँ जगती कह करके पुकारा। इस तरह की बहुत विशाल बाउंड्री जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घिरे हुए है। आगे बढ़े तो ये जम्बूद्वीप दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिख रहा है हमारे को लवण समुद्र। कल हमने जम्बूद्वीप और लवण समुद्र की तुलना करते हुए यह बतलाया था कि जम्बूद्वीप से लवण समुद्र दुगना है। नहीं, सुनो, याद तो यही रखना है आपको, दुगना है क्या? माने जम्बूद्वीप से लवण समुद्र का व्यास दुगना है, वलय व्यास दुगना है। दुगना माने क्या? माने वलय व्यास दुगना है। अब इधर वाले लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, इधर उतना मज़ा नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। क्या करें, लेकिन जगह की सीमा है हमारे पास में, कोई उपाय नहीं है। तो ये वलय व्यास जो दुगना है, ये कैसे है दुगना? देखो आप, ये एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। माने जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, तो ये 2 लाख योजन का लवण समुद्र ऐसा है। अब ये एक्चुअल बनाया है, ये जो बनाया है ना, इसको बनाते समय ध्यान रखा गया जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का डायमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यास 1 लाख योजन का व्यास है। तो लवण समुद्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 लाख योजन है। जम्बूद्वीप के बाहर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। सब तरफ 2-2 लाख योजन है। तो कोई लोग तो ये कहते हैं दुगने की जगह 4 गुना हो जाएगा। भाई 2 लाख इधर, 2 लाख उधर, जबकि ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको जो दिखाया था वो वापस दिखाता हूँ। मुझे भरोसा नहीं है बोर्ड और मार्कर के ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, तो मैं स्वतंत्रता से मैंने दिखाया। 1 जम्बूद्वीप यहाँ खड़ा कर दिया। ठीक है, 1 जम्बूद्वीप और लगा दिया, 2 हो गए स्क्रीन पर। 2 जम्बूद्वीप, तीसरा और चौथा जम्बूद्वीप, बोलो कितने आ सकते हैं? ये 5वां और छठा, 7 और 8 जम्बूद्वीप तो यहीं आ गए इतने में ही। फिर ये 9, 10, ये 11 है, और ये 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये 16 है, फिर 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 है ना। ये सब कल आपको बोर्ड पर दिखाए गए थे, जिसे स्क्रीन पर भी दिखा दिया। इसके बाद में मैंने कल कुछ नाम याद करके आने के लिए कहे थे। आपने यदि याद किए हों तो मैं आगे बढ़ूंगा, और नहीं किए हुए हों तो फिर सोचूंगा कि इसके ना मानते नहीं हो आप लोग। वैसे मेरे को पूरा भरोसा है इस बात पर कि आप लोगों ने वो नाम निश्चित तौर पर याद नहीं किए होंगे। पक्का भरोसा है।
जाने के बाद में फुर्सत कहाँ मिली, जाने के बाद में देखा किसने इन विषयों को, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो क्या क्या था इस जम्बूद्वीप में? इसमें 6 महापर्वत बतलाए थे। वापस आ जाते हैं हम जम्बूद्वीप में। 6 महापर्वत हैं। ये पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। पहले पर्वत का नाम क्या है? अरे यार बड़ा गजब है यार, ये तो वो लोग हैं जिनको पुराने याद हैं। क्या? अच्छा देख के बता दिया आपने, ओह बड़ा धोखे में था भाई। पहले पर्वत का नाम हिमवन, दूसरे पर्वत का नाम महाहिमवन, तो महाहिमवन भी देख लो, महाहिमवन। और तीसरे पर्वत का नाम निषद। माने इस जम्बूद्वीप में ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये फैले हुए पर्वत हैं और इनको साइज के प्रमाण में यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल सेम साइज में है ये, जो साइज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जम्बूद्वीप को देखेंगे तो हिमवन पर्वत इतना नज़दीक दिखाई देता है बॉर्डर के कि आपको हिमवन पर्वत के नीचे वाला क्षेत्र नहीं दिख रहा। जितना क्षेत्र है उससे दुगना ये पर्वत है, जितना पर्वत है उससे दुगना बीच में क्षेत्र है, क्षेत्र से दुगना ये महाहिमवन पर्वत है, इससे दुगना बीच में क्षेत्र, इससे दुगना निषद पर्वत। निषद पर्वत तक आ गए, 3 के नाम याद हो गए? वापस बोलो, पहला हिमवन, दूसरा, तीसरा, चौथा नील, 5वां रुक्मी, छठा शिखरी। चलो इन पर्वतों को एक दूसरे एंगल से देखते हैं हम, क्योंकि ऐसे फ्रंट से देखने पर कुछ दृश्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए साइड एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने हमारे सैटेलाइट को दूसरी तरफ घुमा दिया, साइड एंगल से पिक्चर ले रहा है। देखो ये जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप में ये देखो, जब हम हिमवन पर्वत को देखते हैं तो जम्बूद्वीप पूरा नहीं दिख पा रहे हैं हम। ये जम्बूद्वीप का जो ये गोला है ना, ये गोल जम्बूद्वीप, आज कितने लोगों को भोजन की थाली सामने आने पर जम्बूद्वीप दिखा था? नहीं दिखा किसी को भी? किसी को भी नहीं दिखा? ऐसे थोड़े ना जम्बूद्वीप समझ में आएगा आपको। जब थाली आए तो आपको दिखेगी ये थाली के आकार का यदि कोई है तो वो है जम्बूद्वीप। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला पर्वत दिखा दिया हिमवन नाम का पर्वत, दूसरा पर्वत है महाहिमवन। अब इसमें थोड़ा सा हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि हिमवन पर्वत के इधर साउथ में कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अभी क्षेत्रों के नाम भी आपको याद करने के लिए कहे थे मैंने, वो भी किए हैं क्या आपने? ये हिमवन पर्वत के साउथ में जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? कौन सा? भरत क्षेत्र। पहले क्षेत्र का नाम भरत, दूसरे क्षेत्र का नाम हेमवत, तीसरे क्षेत्र का नाम हरि, चौथे क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र। ये तो याद होना ही चाहिए। विदेह क्षेत्र देखने का मन होगा तो कल तक दिखाएंगे, विदेह क्षेत्र की रचना दिखाएंगे आपको, और चलने का मन होगा तो लेके भी चलेंगे। क्या सो विदेह कौन से नंबर का क्षेत्र हो गया? 4। 5वां क्षेत्र रम्यक, 6ठा हिरण्यवत, 7वां ऐरावत। बहुत सारे लोग मोबाइल में देख करके बोल रहे हैं, देखो आप कितना काम आता है मोबाइल। ये मोबाइल कम उपयोगी नहीं है। विषय कषाय के लिए तो मोबाइल का उपयोग अनेक बार किया है, लेकिन जिनवाणी स्वाध्याय के लिए मोबाइल का प्रयोग है, ये अच्छी बात है, उपलब्धि है ये। चलो 2 पर्वत हो गए, तीसरा पर्वत देखो निषद। हम बहुत इधर से देख रहे हैं, साउथ से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है अपने को बहुत हिस्सा कवर हो गया है। निषद पर्वत। अब नील पर्वत मुझे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ चल करके देखेंगे हम तो नील पर्वत हमारे को दिखाई देगा। ये नील पर्वत, बीच में सुमेरु पर्वत था। अपन ने कैमरे को बिल्कुल अपोजिट साइड ले गए अपन। तो अभी देखिए, जब हम नील पर्वत को देख रहे हैं तो हमारे को हिमवन, महाहिमवन और निषद नहीं दिख पा रहे हैं। दिख रहे हैं आपको?
साइड चेंज हो गई, एंगल चेंज हो गया। ये हिम्मन, महाहिम्मन और निषद पर्वत उस दिशा में चले गए। बीच में है सुमेरु नाम का पर्वत और इधर आ गया ये नील पर्वत। फिर उसके आगे है रुक्मी नाम का पर्वत और अंतिम पर्वत का नाम है शिखरी पर्वत। इन पर्वतों के संदर्भ में कल और भी मैंने बहुत सारी बातें आपको बतलाई थी। बातें तो बहुत सारी है कहने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है ना। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा फास्ट चलते जा रहे हैं। इन पर्वतों को देखने से आपने ये महसूस किया होगा कि ये पर्वत किस तरह के हैं। इन पर्वतों की हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। देख रहे हैं कुछ आपको कितनी कितनी हाइट है और कितनी लंबाई चौड़ाई है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं इन महापर्वतों के संदर्भ में। नाम हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 तो पर्वत हो गए। इन सब की हाइट कितनी कितनी थी? 100, 200, 400, 400, 200 और 100 बराबर। 100, 200, 400 याद कर लिए आपने, लेकिन किसकी कौन सी है ये पूछो तो अभी गड़बड़ हो जाएगी सब। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ ऐसा, जब ऐसे नंबर से याद करते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा भी फील करता हूँ पाठशाला में जैसे बच्चों को 24 तीर्थंकरों के चिन्ह याद कराते हैं। तो चिन्ह कैसे याद कराते हैं? ऋषभ देव जी का बैल, अजित नाथ जी का हाथी, संभवनाथ जी का घोड़ा, अभिनंदन नाथ जी का बंदर। अब समस्या क्या है कि अभिनंदन नाथ जी का पूछो तब तो हम बतला देंगे बंदर है, अब बंदर दिखाओ तो अभिनंदन जी याद नहीं आते। जबकि प्रैक्टिकल क्या होगा बतलाओ? मंदिर में जाकर के जब हम प्रतिमा को देखेंगे तो हमें चिन्ह तो दिखेगा, हमें चिन्ह से भगवान पहचानना है, तो उल्टा हो जाता है। ये बहुत लोग फील करते होंगे, तो फील तो वो करेंगे जिन्होंने याद किए होंगे। जिन्होंने याद ही नहीं किए हो वो क्या फील करेंगे। चलो, तो योजनों की बात हो गई, ये हाइट की बात हुई है। मैं आपको बतला दूं, ये तो हमने हाइट देखी है यहाँ पर, इसका जो विस्तार है ना वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा विस्तार है आज भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं हम। देखो मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा अंदाजा लगेगा आपको। यहाँ देखिए आप इस चित्र में भरत क्षेत्र दिख रहा है क्या आपको? हिम्मन पर्वत के साउथ में, हिम्मन पर्वत के साउथ में एक चंद्रमा जैसे आकार का कुछ एरिया दिख रहा है। दिख रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है क्या? पीछे वालों की स्क्रीन पे आ रहा है बराबर? आज आ रहा है बराबर? तो पीछे दिख रहा है आपको एक भरत नाम का क्षेत्र, नाम नहीं लिखा है इसके ऊपर। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है और हिम्मन पर्वत का विस्तार कितना है, इसका यदि मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया देने की कोशिश करूं, थोड़ा सा आइडिया। जम्बूद्वीप कितना विस्तार बतलाया था? 1 लाख योजन बराबर। आज मेरा मूड तो ऐसा है कि मैं मूवी भी दिखाऊं आपको 5 मिनट की। तैयार हैं क्या आप लोग? आज ही देखेंगे कि कल दिखाऊं? क्यों, कल एब्सेंट रहने वाले हैं? नहीं, जो आज भी आए हैं कल भी आएंगे वो तो ये कह सकते हैं कभी भी दिखाओ, हम तो रोज आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे हम। जम्बूद्वीप एक कोने से दूसरे कोने तक कितना बतलाया? 1 लाख योजन बराबर। अब 1 लाख योजन में 6 तो हैं पर्वत, और 6 पर्वत माने 6 पार्टीशन डल गए, तो 7 क्षेत्रों में बट गया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप गोलाकार, 6 पर्वत खड़े हैं, तो ऑटोमेटिक जम्बूद्वीप के 7 हिस्से हो गए, 7 क्षेत्र हो गए। 6 पर्वत और 7 क्षेत्र और पूरा एरिया है 1 लाख योजन। आपको क्या लगता है भरत क्षेत्र कितना होगा? कितना है? 1 लाख में से भरत क्षेत्र कितने हजार योजन होगा? मालूम नहीं है ना, कभी सुना नहीं है, आइडिया भी नहीं है, कैसे बता पाएंगे आप? सुनो, 1 लाख योजन के पूरे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र ओनली एंड ओनली 526 योजन है।
526 सहित 6/19 योजन है। 526 सहित 6/19 माने 6 योजन के 19 हिस्से करो, इतना और जोड़ना है 526 में। इतना सा एरिया है नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं अपन, डायमीटर की बात कर रहे हैं। वो कितना है? 526 योजन। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन और भरत क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ 525 योजन लगभग। ये कितना सा हो गया? अब ये इतना सा कैसे हो गया? तो भाई वस्तु स्थिति है कि जितना क्षेत्र है ये उससे दुगना पर्वत है। इसका मतलब 526 योजन का भरत क्षेत्र है तो 1052 योजन का हिमवन पर्वत है। नॉर्थ साउथ एरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायमीटर की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आए तो बीच में हाथ खड़ा कर देना, मुझे कोई संकोच नहीं होगा, मेरा काम ही समझाना है। आश्चर्य तो इसमें होता है कि किसी का हाथ खड़ा नहीं होता, सबके समझ में कैसे आ रही है? इतना 100% रिजल्ट तो आपके पाठशाला में कोई एकाध किसी का होगा क्या? कितना 100% है? सबके सब बात समझ में आ रही है। गजब। क्या? क्षेत्रफल नहीं, डायमीटर, स्ट्रेट लाइन। जो हमने बतलाया था ना कल, अर्थ का डायमीटर कितना है, तो कल हमने बतलाया था आपको, वो भी दिखाएंगे। इस भरत क्षेत्र में अर्थ कितनी है, कहाँ है, वहाँ तक भी हम ले चलने का प्रयास करेंगे। थोड़ा चलते हैं अपन, कहाँ तक पहुँच पाएंगे। माने भरत क्षेत्र 526 योजन का, तो पर्वत 1052 योजन का, तो उसके आगे वाला क्षेत्र 2104 योजन का। ठीक है ना? डबल डबल करते जाओ अब, फिर क्या, अभी तो बता दिया आपको डबल डबल करना है। जितना क्षेत्र है उससे दुगना पर्वत है, उससे दुगना क्षेत्र है, उससे दुगना पर्वत है, उससे दुगना ये क्षेत्र है, उससे दुगना ये पर्वत है, बराबर। और इस निषद पर्वत से दुगना बीच में विदेह क्षेत्र का एरिया है, डायमीटर। दुगने दुगने हो गए। कितने कितने बार डबल किया? 6 बार डबल किया, 7वां फिगर आ गया होगा, बराबर। 32 आया क्या? 64 आ गया होगा। 7 बार, 6 बार डबल करेंगे। एक तो फर्स्ट हो ही गया, 526 कितना हुआ? नहीं हुआ? यहाँ तक नहीं, इसके आगे वाले तक, निषद के बाद वाले तक। क्या? हाँ, 33,000 करीब आ गया ना, तो 64 गुना हो गया भरत क्षेत्र से, 33,000 के आसपास तक पहुंच गए आप। अब इसके आगे वाले जो क्षेत्र और पर्वत हैं वो आधे आधे होते चले जाएंगे, माने विदेश क्षेत्र तक हम दुगने करते चले गए। इसके बाद में नील पर्वत जो है ये आधा हो जाएगा। अब आप देखिए हाइट कितनी है नील पर्वत की? 400 योजन। हाइट तो 400 योजन है, और विस्तार कितना है ये फैलाव? 16,000 के आसपास, 16,800 के आसपास का विस्तार है इसका। आप सोचो, आप माने हाइट ओनली 400 योजन, 400 योजन की हाइट पर जाकर के ये पर्वत कितना 16,000 योजन ऐसे फैला हुआ है, सिर्फ 400 योजन की हाइट पर। इसका मतलब कहने को तो पर्वत जैसे दिखते हैं, वास्तव में तो बहुत बड़ा मैदान है, ऊपर पूरी दुनिया बसी हुई है, इतने बड़े बड़े ये पर्वत हैं। इन पर्वतों के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बीच में सरोवर भी बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? सभी पर्वतों के ऊपर पर्वतों की संख्या कितनी थी? 6। सरोवर कितने होंगे? 6 पर्वत, 6 सरोवर, क्षेत्र कितने? 7। देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इनको देखो फटाफट। ये सरोवर वगैरह भी जो है ना, अभी तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन कल दिखाऊंगा। इन निषद और नील पर्वत के बीच में कुछ एरिया दिखाई दे रहा है जिसे गजदंत कहा गया है, सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए। अभी दिखेंगे आगे, पहले एक बार इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं अपन। 6 पर्वतों के नाम हो गए, 6 पर्वतों के दृश्य हो गए ये सब। और आगे बढ़े यहाँ से, तो अब ये देखिए, ये हम देख रहे थे 6 पर्वत, 6 पर्वतों की ऊंचाई
फिर 6 पर्वतों के कलर कल देखे थे, हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाहा। ठीक है, चित्र 3 मिनट रुक कर के लो ना, अभी तो स्क्रीन आधी हुई है, 2 मिनट और रुक जाओ फिर खींचना उसके बाद में। तो ये इनके कलर बतला दिए, माने हिमवन पर्वत गोल्ड जैसा है, माँ हिमवन पर्वत चांदी जैसा है, निश्चित पर्वत तपनीय तपाए हुए सोने जैसा है, नील पर्वत वैडूर्य मणि जैसा है, रुक्मी पर्वत रजत माने सिल्वर का है, और शिखरी पर्वत हेम माने गोल्ड का है। इसके बाद में इन सरोवरों के इनके ऊपर सरोवर हैं। हिमवन पर्वत के ऊपर सरोवर है जिसका नाम है पद्म नाम का सरोवर। एक दूसरा सरोवर है जिसका नाम है महापद्म। फिर निषद पर्वत के ऊपर तिगिच्छ नाम का सरोवर है। नील पर्वत के ऊपर केसरी नाम का सरोवर है। फिर रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक सरोवर है, और शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक नाम का सरोवर है। ये 6 सरोवर हैं। इन सरोवरों में देवियाँ भी रहती है। आप चाहेंगे तो कल देवी भी दिखाएंगे, ठीक है ना, सरोवर भी दिखाएंगे। इन सरोवरों में कमल है, कमल में देवियाँ रहती है। एक एक सरोवरों के अंदर जो देवियाँ रहती हैं उन सब के नामों का उल्लेख भी किया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। पद्म सरोवर में जो देवी रहती है उस देवी का नाम है श्री देवी। ये मरने के बाद नहीं गई है वहाँ, क्या ये पहले से जो वहाँ रहती है उसका नाम भी श्री देवी है। अब नाम है, मैं क्या बतलाऊं, किसी का नाम नहीं हो सकता है क्या? एक नाम के 2 व्यक्ति भी तो हो ही सकते हैं ना, उसमें क्या है? एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। आयु जो देवियों रहती हैं, देवियों की आयु पल्योपम है, 1 पल्योपम की आयु है, 1 पल्योपम। उपमा मान के भेद है, सागरोपम पल्योपम, तो 1 पल्ले की आयु होती है। बाद में नाम से कोई हो जाता है। हाँ, उसी नाम की दूसरी देवी हो जाती है। जैसे सिमंदर भगवान है ना, उसी तरह से जिस नाम से फेमस हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो फिर वो दूसरा वाला व्यक्ति भी अपना नाम नहीं बदलता, फिर वही नाम रखता है। तो चलिए, ये सब हो गए यहाँ सरोवर। हाँ, कोई पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, तीर्थंकर की माता की सेवा के लिए जो देवियाँ आती है वो यहीं से आती हैं। और भी बहुत सारे स्थान हैं, 56 कुमारियों वगैरह की भी व्यवस्थाएं हैं। तो ये श्री हरि धृति कीर्ति जो है कल दिखाएंगे, अभी चर्चा कल विस्तार से करेंगे थोड़ी उसके बारे में। यहाँ से भी आती है, अपने जो मानुषोत्तर पर्वत हैं वहाँ से भी आती है, और ये जो अपन ने सोमनस नंदन वन देखे थे उन वनों के ऊपर भी उनके भवन हैं, वहाँ से भी आती है। और हिमवन आदि जो पर्वत कहे हैं, इन पर्वतों के ऊपर देवलोग रहते हैं, मुख्य कुछ वहाँ से भी है, कुछ रुचकवर और कुंडलवर द्वीप से भी आती है। एक रुचकवर नाम का द्वीप है, एक कुंडलवर नाम का द्वीप है। 11वें द्वीप का नाम है कुंडलवर, 13वें द्वीप का नाम है रुचकवर। वहाँ से भी देवियाँ आती है, तो अलग अलग स्थानों से आती है, ये भी देवियाँ हैं उनमें। चलिए, नहीं ये पूछ रहे हैं ये देवियाँ ज्योतिषी होंगी कि नहीं, ये देवियाँ ज्योतिषी नहीं हैं, ये सब देवियाँ व्यंतरवासिनी हैं, मध्यलोक में है ना। हाँ बोलिए सेवंती भाई। हाँ, पृथ्वी है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि है, मनुष्य नहीं है। कर्म भूमि तो है। अभी ये प्रश्न इनका ऐसा है कि आपने त्रस नाड़ी का जो ऊपर से चित्र बतलाया था उसमें गोल गोल करके तो द्वीप समुद्र कह दिए, कॉर्नर की पृथ्वियों पर आपने कहा कर्म भूमि है। कर्म भूमि तो है, लेकिन उस कर्म भूमि में मनुष्य नहीं है, वहाँ उस कर्म भूमि में त्रियंच रहते हैं। उसे कर्म भूमि क्यों कहा? क्योंकि बीच में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, वहाँ भोग भूमि है। अंतिम जो द्वीप है जिसका नाम स्वयंभू रमण द्वीप है, अभी मानुषोत्तर की चर्चा करेंगे तो समझ में आएगी, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी आपकी बात। इतना समझ लो त्रियंच है, वहाँ कर्म भूमि के हैं, ठीक है ना। और कर्म भूमि के मनुष्यों की जितनी आयु होती है 1 कोटि पूर्व तक की आयु वहाँ के त्रियंचों की हो सकती है। बहुत विशाल विशाल त्रियंच हैं। देखिए, अब ये जो पद्म सरोवर कहा था, इसी पद्म सरोवर से 3 नदियाँ बहती है जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में कुल 14 नदियाँ हैं। टोटल कितनी नदियाँ हैं? सरोवर हैं 6।
और इनमें से बहती हैं नदियाँ। नदी बहते हुए भी दिखाएंगे, कल कोशिश करेंगे आपको, है ना। गंगा नदी भी दिखाएंगे, वो गंगा नहीं जो आपके हिमालय से गिरती है, वो गंगा दिखाएंगे जो हिमवन पर्वत से गिरती है। नाम थोड़ा सा सिमिलर जैसा दिखता है लेकिन बहुत फ़र्क है उसमें। पहले पद्म सरोवर से 3 नदियाँ और बीच के सरोवरों से 2-2 नदियाँ बहती है। अंतिम सरोवर से फिर 3 नदियाँ बहती है। हाँ, अब खींच लो आप। माने पहले सरोवर से 3, पद्म सरोवर से, और लास्ट में पुंडरीक सरोवर से 3, बराबर। और बीच के जो सरोवर कहे हैं उनमें से 2-2 नदियाँ बहती है। अभी इतनी बात याद रखना, नदियाँ भी दिखेगी, कहाँ से बह रही है, कहाँ से निकल रही है, कौन सी दिशा में जा रही है। माने सबके लिए समय चाहिए होता है ना। ये तो 10 दिन का शिविर ही पूरा इसी सब्जेक्ट के लिए लगे, तब जा कर के आपको कम से कम 30 घंटे तो मिले कम से कम सुनने के लिए। दिन में 3-3 बार बात करें तो देखिए, तो 3-3 हो गई, ये 14 नदियाँ हो गई कुल मिलाकर के। वापस चलते हैं अपन। ये थोड़ा सा परिचय मैंने पर्वतों वगैरह के बारे में बतलाया था और आपको बीच में ये कहा था कि मेरू पर्वत के बीच में जुड़े हुए गजदंत नाम के पर्वत हैं, वो इस तरह के हैं। कुछ दिख रहा है आपको? गजदंत कैसे दिखेंगे? इन पर्वतों का नाम है गजदंत। गज माने होता है हाथी, एलिफेंट, और दंत माने होता है दांत। आपके जो शांतिनाथ भगवान की पूजन है ना, जिस पूजन का अर्घ आप चढ़ाते हैं शांतिनाथ भगवान को, वसुद्रव्य समारी तुम दिनदारी, आनंदकारी दृढ़ प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, याते थारी शरणारी, श्री शांति जिनेशम नुत चक्रेशम वृष चक्रेशम चक्रेशम हनि अरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम। अर्थ नहीं बता रहा हूँ इसका भी, मेरे से 1-2 सज्जनों ने कहा इसका अर्थ बताना, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास में। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इस पूजन की जयमाला में और इसके स्थापना के चंद में 1-2 जगह पर गजपुर शब्द का प्रयोग आया है। गजपुरे, ये गजपुर क्या है? गज माने होता है हाथी, हाथी को कहते हैं हस्ती, तो गजपुरे कहकर के हस्तिनापुर कहा है। ये पुरानी पूजाएं हैं, शब्दों के अर्थ यदि बारीकी से नहीं देखो तो अपने को समझ में ही नहीं आए ये क्या है। जहाँ जन्म कल्याणक का प्रसंग का अर्घ दिया वहाँ भी दिया, जयमाला के अंदर फिर उन्होंने दिया गजपुर। गजपुर माने क्या? गज माने हाथी, हाथी हस्ती, तो हस्तिनापुर के लिए शब्द प्रयोग किया गजपुर, हस्तिनापुर ऐसा। तो मैं ये बता रहा हूँ हाथी दांत की तरह है, ये दांत होते हैं ना हाथी के, उस तरह का क्षेप है इन गजदंत पर्वतों का, बराबर। ये गजदंत पर्वत सुमेरु पर्वत की तरफ से मेरू पर्वत को 500 योजन माने भद्रसाल के बाद नंदन वन की हाइट तक ये गजदंत पर्वत मेरू पर्वत को टच किए हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मेरू पर्वत ध्यान आ रहा है कहाँ पे है? सुमेरु पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप में है कि लवण समुद्र में? नींद आना शुरू हो गया, आज बहुत लेट हो गए हैं। जम्बू द्वीप में है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? किंजल भाई ख्याल में आ रही है बात बराबर? देखो और पीछे सब माने जम्बू द्वीप के सेंटर में जो एक मेरू पर्वत खड़ा था, उस मेरू पर्वत को टच करके उसकी हाइट गजदंत पर्वतों की 500 योजन है। और फिर वहाँ से कम होते हुए चले गए ये पर्वत, कहाँ जुड़ेंगे? निषद और नील पर्वत पे जुड़ेंगे। चारों कॉर्नर्स में है ना, बीच में सुमेरु पर्वत है, नॉर्थ में नील पर्वत है, साउथ में निषद पर्वत है। कुछ कुछ ख्याल में आ रही है बात? जम्बूद्वीप में 6 पर्वत थे, उन 6 पर्वतों में बीच में मेरू खड़ा हुआ है और एक तरफ निषद, दूसरी तरफ नील। तो निषद और नील पर्वतों को टच करते हैं ये गजदंत नाम के पर्वत। एक तरफ 500 योजन टच किया, दूसरी तरफ 250 योजन भी कहा है और 400 योजन माने निषद नील पर्वत की हाइट तक भी कहा है। ये दोनों प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं।
देखें अपन मेरू पर्वत के तरफ कैसे दिखाई देते हैं, एक बार वो दृश्य भी देख ले। ये देखो ऐसे दिखेंगे, दिख रहे हैं क्या आपको? मेरू पर्वत बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और 4 पर्वत दिख रहे हैं। ये पर्वत यहाँ तो है निषद पर्वत, साउथ में जिधर अपन लोग हैं इधर निषद पर्वत है, और सामने की साइड है नील नाम का पर्वत, ये इधर। और ये निषद पर्वत को और नील पर गोलाकार ये पर्वत टच कर रहे हैं। इस जगह पर इन पर्वतों की हाइट 500 योजन है और यहाँ इन पर्वतों की हाइट 400 योजन हमारे को मान लेनी चाहिए। ये है पर्वत सब गजदंत, 4 हैं ये, चारों के नाम भी अलग अलग है। माल्यवान, सोमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन, ये 4 पर्वत हैं। ये इन चारों पर्वतों के कलर अलग अलग हैं। ये चारों पर्वतों में जो माल्यवान नाम का पर्वत है ये इधर ईशान दिशा वाला है, माल्यवान पर्वत। ये माल्यवान नाम का पर्वत इधर ईशान दिशा में है और इसका जो कलर है वो कैसा है? नील मणिमय है। ईशान दिशा वाला ये पर्वत ये नील मणिमय है, दिख रहा है आप सबको? फिर इसके बाद ईशान के बाद आग्नेय जो दिशा है इस दिशा में सोमनस नाम का पर्वत है। ये सोमनस पर्वत सिल्वर का है, रजत का पर्वत है। ये मेरू पर्वत से जुड़े हुए पर्वतों की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद चलो नैऋत्य दिशा में ये विद्युत प्रभ नाम का पर्वत है। ये पर्वत विद्युत प्रभ नाम का गजदंत, ये विद्युत प्रभ गजदंत इसका कलर तपनीय तपाए हुए गोल्ड जैसा है। और वायव्य दिशा में एक और पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन, मेरू पर्वत के उधर चला गया वायव्य दिशा में, और इसका कलर है गोल्ड जैसा, स्वर्ण जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये जो गजदंत पर्वत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र दिख रहा है गजदंत पर्वतों का, इन गजदंत पर्वतों के कारण विदेह क्षेत्र का एक पार्ट अलग हो गया, सेंटर पार्ट। कैसे, समझ में आ रही है कुछ? देखो हम यहाँ से क्षेत्र और पर्वतों को दुगने करते हुए विदेह क्षेत्र पहुँचे थे। आज यदि थोड़ा कम भी समझ में आए ना तो घबराना नहीं, कल थोड़ा सा इस बात को लेते हुए जब आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कोई और चित्र दिखाते हुए आगे बढ़ें तो क्लियरिटी और ज़्यादा होगी। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लगे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इधर था निषद नाम का पर्वत, इधर पर्वत था एक नील पर्वत। निषद और नील पर्वतों के बीच का जो एरिया था वो पूरा एरिया था विदेह क्षेत्र का, बराबर। एक तरफ निषद पर्वत, दूसरी तरफ नील पर्वत, और दोनों पर्वतों के बीच वाला जो एरिया है वो विदेह क्षेत्र का था। लेकिन वो विदेह क्षेत्र का एरिया इन गजदंत पर्वतों जितना एरिया कट गया, ये चंद्राकार एरिया अलग हो गया और इधर चंद्राकार अलग हो गया। अब इस साइड में भी विदेह क्षेत्र होगा और उधर भी विदेह क्षेत्र होगा। राजू भाई, माने ये जो गजदंत पर्वत है ना, बीच में तो मेरू पर्वत खड़ा हो गया। अब इन गजदंतों के बाहर जो एरिया बचेगा इधर इस तरफ पूर्व में और पश्चिम में, ये 2 विदेह क्षेत्र हो जाएंगे। विदेह क्षेत्र के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इनको 2 तरह के विदेह क्षेत्र कहेंगे, पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान है, पश्चिम विदेह क्षेत्र में बाहु और सुबाहु नाम के भगवान हैं। पूर्व में सीमंदर और युगमंदर हैं, 2 तीर्थंकर पूर्व विदेह क्षेत्र में। माने अपने यहाँ वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर मौजूद है ना, विद्यमान है ये 20 तीर्थंकर मौजूद। कभी कभी ऐसी बात करता हूँ, लोगों को ऐसा लगने लगता है क्या बतला रहे हो, विद्यमान है, अभी मौजूद है। सीमंदर भगवान का भी साक्षात समूह शरण लगा हुआ है, प्रकाश भाई, अभी समूह शरण लगा हुआ है इसी धरती के ऊपर। भरोसा नहीं होता हमारे को, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, उनको पता ही नहीं है। रोजाना विद्यमान 20 तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं,
रोजाना देव शास्त्र गुरु के अर्घ में बोलते हैं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, उसके बावजूद भी उनको भरोसा नहीं है। बहुत पुरानी बात है, कोई 20 वर्ष पुरानी चर्चा होगी। हम एक जगह पर विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान कराने के लिए गए, जयपुर की घटना है। विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान की चर्चा, जब विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान हम शुरू करने वाले थे तो सभा में एक सज्जन बहुत नाराज होकर के बोले, ये देखो ये लोग पहले तो 24 के 25 कर दिए, अब 24 में से 4 उड़ा दिए। होंगे कोई पता नहीं, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में कहने वाले। जैसे ही विद्यमान 20 तीर्थंकरों की हमने जय करी, तुरंत क्या बोले वो, अब कुछ नहीं कह सकते अपन। उन्होंने कहा पता नहीं कौन से 4 उड़ा दिए इन्होंने। मैं कोई जवाब देता, उससे पहले बगल में एक दूसरा सज्जन खड़ा हुआ और उसने उसका हाथ पकड़ करके बिठाया कि मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता, शिखर जी से 20 ही तो मोक्ष गए हैं। यार ये दुनिया है भाई साहब, इनको कुछ पता नहीं है। ये हाल उनका है जो लोग रोजाना पूजन करते हैं और स्वाध्याय नहीं करते। क्या उन्हें कुछ खबर नहीं है हम किसको अर्घ चढ़ा रहे हैं, कौन है। तीर्थंकर विद्यमान है, वर्तमान में मौजूद हैं, विदेश क्षेत्र में साक्षात विराजमान तीर्थंकर परमात्मा सीमंदर और युगमंदर ये पूर्व विदेश क्षेत्र में हैं और पश्चिम विदेश क्षेत्र में बाहु और सुबाहु नाम के तीर्थंकर हैं। ये जो गजदंतों वाला जो एरिया है, ये बीच का एरिया, यहाँ भोग भूमि है भाई साहब, भोग भूमि है। एक दिन सेपरेट चर्चा करेंगे अपन, भोग भूमि और कर्म भूमियाँ कहाँ हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की होती है, काल परिवर्तन होता है तो कैसी व्यवस्थाएं होती है, कल्प वृक्ष कितने प्रकार के और क्या क्या मिलता है उनके माध्यम से, उनकी हाइट, उनकी लंबाई चौड़ाई और दुनिया भर की बातें, ये सब अपन एक दिन सेपरेट टॉपिक रखेंगे इसी प्रकरण के बीच में। अब मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, मैं तो जयपुर से आया हूँ, टोडरमल जी के मंदिर में बैठ के प्रवचन करता हूँ। उन्होंने 12 स्थानों पर ऐसा लिखा कि इसका वर्णन आगे करेंगे। फिर भी आप घबराएं नहीं, मैं करके जाऊंगा, कोशिश करेंगे, है ना, जितना भी होगा अपन वर्णन करेंगे। तो ये जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया का नाम है गजदंत पर्वतों के बीच में। इधर तो नॉर्थ साइड में तो है उत्तर कुरु और इधर है देव कुरु, ये भोग भूमियाँ हैं। जम्बू द्वीप के सेंटर पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, मेरू पर्वत के नॉर्थ में, मेरू पर्वत के साउथ में, गजदंत पर्वतों के बीच में उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि और देव कुरु नाम की भोग भूमि। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये देखो आप बीच में आपको यहाँ उत्तर कुरु में और देव कुरु में कोई दृश्य दिख रहा है क्या आपको? कुछ बोलो, किसकी आंखें अच्छी है? देख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं ना यहाँ? ये वृक्ष है भाई साहब, ये पृथ्वी का एक वृक्ष है, इनके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। गजदंत पर्वतों के ऊपर भी है, इन वृक्षों के ऊपर भी है। ये जो वृक्ष है ना, इसका नाम है जम्बू वृक्ष। इस वृक्ष का नाम नॉर्थ में, जब अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, जब आप समझ लीजिए इंद्रध्वज विधान करें, आप जिस समय अपना जो ये शांति विधान है, जिसे नव देवता विधान कहते हैं, उसमें भी इन चैत्यालयों के लिए अर्घ चढ़ाए गए हैं। आप 3 लोक मंडल विधान करें, उनमें भी इन सब के लिए अर्घ चढ़ाए हैं। तो ये क्या है इनका नाम? एक का नाम है जम्बू वृक्ष, एक का नाम है शालमली वृक्ष। वही बहुत सारे लोगों को जो बीच में आ गए ना, वो पीछे वाली स्क्रीन के भी थोड़ा सा आगे रह गए और बहुत पीछे हो गए, उनको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या साहब? ये दिख गया क्या? नहीं दिखा तो थोड़ा नज़दीक से देखो। अब तो दिखा? अभी भी नहीं दिखा? अरे भाई, ये जो दिख रहा था यहाँ इस जगह पर, इसको हमने पिक्चर खींचा थोड़ा पास से, तो क्या दिखा हमारे को? अरे ये तो यहाँ चले गए अपन। ये देखो, ये नज़दीक से देखा। अब दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा हो तो कैमरे को और जूम किया जाए थोड़ा सा। लो, अब दिखा क्या कुछ?
अरे अभी क्या ताली बजाते हो, अभी तो कुछ नहीं है। और बजानी है तो अच्छे से बजाओ ना, फिर ऐसे ऐसे क्या करो। क्या अभी अभी कुछ नहीं, अभी तो क्या दिखा इसके अंदर अपने को, कुछ भी तो नहीं दिखा इसमें। दिख गया क्या? जिनाले दिख गया आपको? अरे यार मुझे चश्मा क्या नंबर बदलवाना पड़ेगा क्या? चलो देखो देखो देखो, आगे देखो, और देखो, थोड़ा और नजदीक चल के देखो इसको, थोड़ा पास में से देखो, अलग अलग एंगल से फोटो लेकर के देखो इसकी। ये देखो, ये पूरे जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष भी हैं और बहुत तरह की इस तरह की रचनाएं बनी हुई है। सेंटर में दिख रहा है अब आपको कुछ? ये जम्बू नाम का वृक्ष 8 योजन की हाइट है इस वृक्ष की। ये वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है, ये वृक्ष पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक वृक्ष है। इस पृथ्वी कायिक वृक्ष के ऊपर 4 मुख्य शाखाएं हैं, जिन शाखाओं में ईशान दिशा की तरफ जो शाखा है उसके ऊपर एक अकृत्रिम चैत्यालय है और 108 प्रतिमाएं हैं उस पर। अभी नहीं दिख रहा? थोड़ा सा ऐसे देख रहे हो आप, और पास से देखो। अब तो दिखा कुछ? अभी भी नहीं दिखा? और पास से देख लो, अब तो दिख ही गया होगा हैं? और दिखाऊं क्या? लो और पास से देख लो, एक एंगल से और देखो हैं? अब तो बराबर है। कितना हो गया? इस वृक्ष का नाम है जम्बू नाम का वृक्ष। इस जम्बू वृक्ष के कारण हमारे इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है, जम्बू वृक्ष से। अकृत्रिम वृक्ष हैं, शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, नष्ट नहीं होता है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम चैत्यालय है। देवलोग वंदना के लिए जाते हैं और भोग भूमि के जीव भी इन अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा परिचय मैंने आपको यहाँ आज इसके संदर्भ में दिया है। अपन ने क्या क्या बातें देखी है, एक बार जम्बू द्वीप के साधारण चित्र में हम बात कर लेते हैं, जो चित्र आपने कई बार देखा होगा। ये चित्र कई बार देखा है क्या आपने? जम्बू द्वीप का चित्र कहाँ है? बालभूत का है क्या ये चित्र? बालभूत में वितरा विज्ञान में है क्या? वितरा विज्ञान 2 में है। देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें फटाफट। ये नीचे तो दिख रहा है भरत क्षेत्र, एक है फिर हिमवन नाम का पर्वत। पहले पर्वत देख लो, ये हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत, बराबर। इन पर्वतों के बीच में एक क्षेत्र, इधर है भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, फिर ये विदेश क्षेत्र, इधर और इधर विदेश क्षेत्र, फिर रम्यक क्षेत्र, फिर हैरण्यवत क्षेत्र और फिर ऐरावत क्षेत्र। ये 6 पर्वत हो गए। 6 पर्वतों के ऊपर हैं सरोवर, देख रहे हैं आपको सरोवर, और सरोवरों के जो सरोवर हैं, इन सरोवर से बह रही है नदियाँ, बराबर। तो ये सारा एक जम्बू द्वीप का एक रफ चित्र, एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको यहाँ दिया है। अभी इनमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं, अभी इनमें बहुत कुछ देखने लायक है। और मेरा जो डिजिटल वर्क चल रहा है, मैं आपको 4 मिनट की एक मूवी दिखा देता हूँ, मैंने दृश्य दिखा देता हूँ जो अभी तक दिखाए हैं। वो एक बार सैटेलाइट से मूवेबल कैमरे के माध्यम से देखें तो किस प्रकार के दिखते हैं। ऋषभ जी आगे आ जाओ, नहीं तो चूक जाओगे। ये सारे पर्वत क्या? ये सारे पर्वत, जितनी रचनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी रचना, ये शाश्वत रचनाएं हैं, ये टेम्परेरी नहीं है। माने ये जम्बू द्वीप का एक चित्र खड़े खड़े भी देख सकते हैं, बस 5 मिनट और 4 मिनट और लगेंगे। खड़े खड़े भी देख सकते हैं, हाँ तुम इधर देख सकते हो, अच्छी बात है। चलो ये जम्बू द्वीप का चित्र है, कल इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और दृश्य दिखाएंगे, पर्वत दिखाएंगे, नदियाँ, सरोवर वगैरह